शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर से करेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोरोना के केसेस बढ़े हैं। लखनऊ में कैसरबाग में हॉटस्पॉट से 3 नए मरीज सामने आए, तो कई जिलों में कोरोना के केसेस बढ़े हैं, जिसमें कैसरबाग भी शामिल है। हॉटस्पॉट का इलाका, 3 केसेस बढ़े। हरदोई में भी 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। मेरठ से 15 केसेस आज आए हैं। आगरा से 13 केसेस आए हैं। बागपत में भी 4 नए केसेस मिले हैं, जो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और हॉटस्पॉट वाले इलाकों से अभी भी पॉजिटिव केसेस निकल कर आ रहे हैं। यानी कि इतनी सख्ती के बाद भी जो ट्रांसमिशन है वो रुक नहीं रहा है। अभी भी कोरोना का संक्रमण आसानी से फैल रहा है। या तो लोग लॉकडाउन का सही से पालन नहीं कर रहे हैं, या कोरोना इतना व्यापक इन हॉटस्पॉट में रूप ले चुका है कि वो लोगों को अपनी जद में ले रहा है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी ने ग्राम स्वरोजगार सेवकों को बड़ी सौगात दी है। उनके 3 साल के बकाया भुगतान को सीधे डीबीटी के जरिए उनके खातों में ट्रांसफर किया गया और करीब 36,000 लोगों के खाते में 225 करोड़ 39 लाख रुपए का भुगतान किया गया। अच्छी खबर यह भी है कि इस मुश्किल वक्त में इनको मानदेय बढ़ाकर मिला है, जो कि पहले 3600 रुपये महीना था, तो अब भुगतान 6,000 रुपये महीने से हुआ है। ये रोजगार सेवक मनरेगा के तहत मॉनिटरिंग का काम करते हैं। नवंबर 2016 से ही इनका मानदेय बकाया था। पिछली सरकार ने यह व्यवस्था की थी कि विकासखंड के प्रशासनिक मद से इनका भुगतान हो, लेकिन प्रशासनिक मद में पैसा ना होने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा था। और आपको यह भी बता दें कि यूपी में करीब 22 लाख लोगों को मनरेगा में काम दिया जा रहा है। तो ग्राम रोजगार सेवकों को बड़ी मदद आज मिली है और मानदेय बढ़ाकर उनको ये पैसा दिया गया है, उनका बकाया भुगतान किया गया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ग्राम्य विकास विभाग ने आज रोजगार सेवकों से जुड़े हुए जो समस्या थी, इस समस्या का समाधान किया है। खासतौर पर नवंबर 2016 से ही ये समस्या लंबित पड़ी हुई थी। 3,616 रुपये की धनराशि पहले इन्हें मानदेय में मिलती थी और उसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी उस मद में धनराशि ही नहीं थी। 6,000 रुपये की राशि प्रत्येक रोजगार सेवक को उपलब्ध कराने के साथ ही उस मद में धनराशि की व्यवस्था कराने और एक साथ 36,000 से अधिक रोजगार सेवकों को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए मैं ग्राम्य विकास मंत्री श्री मोती सिंह जी को, विभाग के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी को, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी को, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी को, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री मनोज कुमार सिंह जी को, अपने शासन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को और इस पूरी योजना में पैसे का लेन देन बहुत आसानी से प्रत्येक उस नागरिक तक पहुंच जाए जो जरूरतमंद है। इस वैश्विक महामारी के समय में भी बैंक जिस भूमिका का निर्वहन कर रहा है, और आज खास तौर पर यहाँ पर मुख्य महाप्रबंधक स्टेट बैंक जिनका प्रमोशन एमडी के रूप में हो चुका है, उनको और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। उन सबको हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ। अब खबर आगरा से, जहां पर मृतक पत्रकार के परिवार को मदद समाजवादी पार्टी देगी। मृतक पत्रकार के परिवार को 2 लाख की आर्थिक मदद समाजवादी पार्टी की तरफ से दी जाएगी। कोरोना के चलते पत्रकार की जान गई थी और सरकार से भी 20 लाख की मदद की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी ने सरकार से ये मांग की है कि 20 लाख रुपए सरकार मदद करे। समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद पत्रकार को की गई है। दरअसल पत्रकार भी कोरोना के वॉरियर्स हैं, लेकिन उनको समझा नहीं जाता है
और समाजवादी पार्टी ने मांग की है सरकार से कि आर्थिक मदद पत्रकार के परिवार की जाए। तो आगरा से खबर हम आपको दे रहे हैं। मृतक पत्रकार, उसके परिवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है और साथ ही साथ उन्होंने सरकार से मांग की है कि मृतक पत्रकार के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। तो ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी आगे आई है, पत्रकार की मदद की है, पत्रकार के परिवार की मदद की है और मांग भी की है सरकार से कि 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उन्हें दी जाए। एक और बड़ी खबर, ब्लड प्लाज्मा से कोरोना का इलाज हो रहा है। केजीएमयू में 2 और लोगों ने अपना ब्लड प्लाज्मा दिया है और ब्लड प्लाज्मा से इलाज किया जा रहा है। खबर लखनऊ से, केजीएमयू में 2 और लोगों ने अपना ब्लड प्लाज्मा दिया है और उससे इलाज किया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती पर बड़ी खबर मिल रही है। दूसरी बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट है आज रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये वो बड़ी खबरें आज की। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा आज, लेकिन अभ्यर्थी कल सुबह अपना रिजल्ट देख पाएंगे। आज जारी कर दिया जाएगा लेकिन रिजल्ट कल वो देख पाएंगे क्योंकि एनआईसी की वेबसाइट पर यह अपलोड किया जाएगा और उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा। 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जिन्हें इंतजार है अपने रिजल्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जल्द ही नियुक्तियां होंगी और दोपहर तक रिजल्ट भी फाइनल जारी हो जाएगा। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी आपको देंगे। शैलेश, अभ्यर्थियों को लंबे समय से इंतजार है, कई सालों का उनका इंतजार है और वो क्षण भी आ गया है जब नियुक्तियां होंगी। अब रिजल्ट का इंतजार है, तो उनके इस इंतजार से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं जो उनके इंतजार को कम कर सकती हैं, थोड़ी राहत दे सकती हैं, वो आप बताएं उनको। राजीव, देखिए बस कुछ ही समय और बाकी रह गया है रिजल्ट को घोषित किए जाने में, क्योंकि रिजल्ट में सूत्रों की माने तो तैयार किया जा चुका है। अब बस उसको औपचारिक रूप से जारी किया जाना है। और एक बात और बता दें कि जो रिजल्ट है वो अभी सिर्फ जब जारी होगा तो ये पता चलेगा उसमें कितने अभ्यर्थी उसमें सफल हुए, कितने रह गए, रिजल्ट का प्रतिशत क्या रहा, ये चीजें तत्काल सामने आ जाएंगी। जबकि जो अभ्यर्थी हैं वो अपने रिजल्ट को आज रात में या कल सुबह से देख पाएंगे। कल सुबह से देख पाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि रिजल्ट जारी होने के बाद उसे एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड होने के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद जब एनआईसी की वेबसाइट पे वो रिजल्ट अपलोड हो जाएगा तब अभ्यर्थी उसे एक्सेस कर पाएंगे, देख पाएंगे कि कौन सा अभ्यर्थी उसमें उत्तीर्ण हुआ है, कौन सा नहीं हुआ, उसे कितने अंक मिले हैं और कौन है जो आगे चलकर अब शिक्षक बनेगा। तो लंबा इंतजार था, पिछले करीब 16 महीने का लंबा इंतजार, जब से ये भर्ती की परीक्षा हुई और मामला कोर्ट में फंसा, तो 16 महीने का जो इंतजार था वो अब खत्म होने का मौका आ चुका है। वहीं देखिए, इस रिजल्ट की वजह से दोनों तरफ धड़कनें बढ़ी हुई हैं। एक तरफ वो अभ्यर्थी हैं जो चाहते थे कि पासिंग मार्क लागू रहे और उसके लिए कोर्ट में गए और जीते, सरकार भी उन्हीं के साथ है। दूसरी तरफ वो अभ्यर्थी शिक्षा मित्र जो चाहते थे कि पासिंग मार्क की व्यवस्था खत्म कर दी जाए। तो इस वजह से सभी की धड़कनें इस रिजल्ट को लेकर बढ़ी हैं, लेकिन इंतजार अब कुछ ही समय का और बाकी है। शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद परिणाम आप देख सकते हैं, साथ साथ बता भी रहे हैं। आप वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आप कल सुबह तक देख पाएंगे और आज रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद इसे अपलोड किया जाएगा। राज्य कर्मचारियों से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि 6 भत्तों को सरकार खत्म कर सकती है। 6 भत्तों को खत्म कर सकती है हमेशा के लिए। 6 भत्तों को खत्म किया जा सकता है हमेशा के लिए, याद रखिए, हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। भत्ते खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। पहले 31 मार्च 2021 तक ये भत्ते स्थगित हुए थे, एक्सटेंड किया गया था इनको, लेकिन अब सूचना ये है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि एक्सटेंड नहीं, अब ये खत्म किए जा सकते हैं, इनको हटा दिया जा सकता है। यानी कि राज्य कर्मचारियों की इनकम पर सीधा सीधा असर पड़ेगा और 6 भत्ता यानी कि मोटा असर पड़ सकता है, बड़ा असर पड़ सकता है। अब ये कितना फीसदी होगा
क्योंकि बेसिक इनकम पर फिर ये भत्ते जुड़ते हैं और ये भत्ते उस तनख्वाह को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। अलग अलग तरह के अलाउंसेस मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं और 6 तरह के भत्ते हैं जो ख़त्म किए जा सकते हैं। ये अपने आप में इस खबर का मिजाज बहुत गंभीर है और ये लाखों राज्य कर्मचारियों पर असर डालती है खबर, इसलिए इस खबर को हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि 6 तरह के भत्तों को राज्य सरकार खत्म कर सकती है। लॉकडाउन के तीसरे चरण की बात करें तो यह भी खत्म होने वाला है। इस बीच में आज से 15 शहरों में ट्रेन भी चलेंगे, लेकिन पूरे इंतजाम और बंदोबस्त के साथ। इसके लिए कल शाम से ऑनलाइन रिजर्वेशन शुरू हो गया। इसके बाद ट्रेन में जाने से पहले जांच की जाएगी और 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचकर यात्रियों को जांच करवानी होगी। इसके अलावा जो रेल का ऑनलाइन टिकट होगा वही उन यात्रियों का ट्रैवल पास भी कहलाएगा। तो कल शाम से रिजर्वेशन शुरू हो गया है। आप जरा टाइमिंग देख लीजिए, ये टाइम टेबल है दिल्ली से बिलासपुर का। शाम को 4 बजे ट्रेन चलेगी। ये आज की जो है चलने वाली ट्रेन है। टाइमिंग भी साथ साथ हम आपको बता रहे हैं, पटना, नई दिल्ली, बेंगलुरु, फिर उसके बाद दिल्ली से बेंगलुरु। तो ये अलग अलग टाइमिंग है और इन टाइमिंग्स पर ही आपको ये ट्रेन मिलेगी। और आपको बता दें, आपको 1 घंटे पहले जाना पड़ेगा और वो इसलिए क्योंकि वहां पर जांच प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ट्रेन में बैठने की इजाज़त मिलेगी। ये आज चलने वाली ट्रेन का टाइम टेबल है। बिलासपुर, डिब्रूगढ़ जाएगी, मुंबई, हावड़ा भी ये ट्रेन जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। आज शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। 5 कालिदास मार्ग पर यह मीटिंग होने वाली है मुख्यमंत्री की। ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कल प्रधानमंत्री के साथ संवाद, उसके बाद अब मंत्रियों के साथ बातचीत। पीएम से हुई चर्चा पर यहां बातचीत हो सकती है और मीटिंग में आगे क्या निर्णय लिया जाएगा इस पर भी विचार संभव है, इस पर भी बातचीत हो सकती है कि प्रदेश में अब योगी की सरकार क्या कदम बढ़ाएगी। लॉकडाउन अगर केंद्र सरकार बढ़ाती है तो फिर ये कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री ने कल भी कहा कि वो केंद्र के साथ में जो निर्णय लिया जाएगा, जो पीएम कहेंगे वही करेंगे। अगर राज्यों के ऊपर सब छोड़ दिया जाएगा कि राज्य सरकारें ये तय करें कि वो लॉकडाउन बढ़ाना चाहती हैं या फिर आंशिक वो बंदी चाहते हैं, तो उस केस में राज्य सरकार क्या करेगी, तो ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज की इस बैठक में चर्चा होगी। मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करने वाले हैं। जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर्स, उनके साथ ये बातचीत होगी। यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश की अनदेखी को लेकर बहराइच में महसी विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल सोमवार देर रात सैकड़ों श्रमिक शहर के रास्ते पैदल ही घर जा रहे थे, तभी उन पर विधायक की नजर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने श्रमिकों को रोककर पैदल जाने की वजह पूछी तो पता चला कि ये श्रमिक मुंबई से आ रहे हैं और इस बीच श्रावस्ती में ना तो उनकी स्क्रीनिंग की गई, ना ही कोई जांच की गई। ये तरीका है, ये इससे सबको महिलाएं भी हैं इसमें। ये तो ठीक है, लेकिन जो जिसके लिए जिम्मेदार है बिल्कुल कार्रवाई होगी। अब सब चीज़ तो सर हम नहीं देखते हैं, जो हमारा जो लॉकडाउन के बीच कौशाम्बी में एक घोटाले का पर्दाफाश हुआ है जो प्रधान सेक्रेटरी ने किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 21 लाभार्थियों को दोबारा शौचालय का लाभ देकर करीब 10 लाख रुपए का ये घोटाला किया गया है। घोटाले की ये खबर मूरतगंज के पंसौर गांव की है, जहां पर इस घोटाले को लेकर ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी से कारण बताओ नोटिस से जवाब मांगा गया है। 10,38,000 के इस घोटाले के बाद अब सवाल उठने लगे हैं। खबर अब मथुरा से, जहां पर दो संतों के बीच में खूनी खेल हुआ। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित इमली तला आश्रम में कब्जे को लेकर
आपसी विवाद हो गया, जिसमें मौजूदा अध्यक्ष के शिष्यों ने पूर्व अध्यक्ष और महंत की पिटाई कर दी और उन्हें घायल कर दिया। बाद में हंगामा और मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, साधु को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य हमलावर फरार हो गए। अब पुलिस फरार साधुओं की तलाश कर रही है। फिलहाल घायल साधु को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है। हाँ, ऊपर एक मार्ग है, ऊपर इमली तला आश्रम के पास आए, किसी से पूछो ना। मुजफ्फरनगर में दो पक्षों के बीच में कहासुनी हो गई, जिसके बाद देखते ही देखते कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। इस दौरान कुछ लोगों ने मारपीट की तस्वीरों को मोबाइल में कैद कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्नाव में एक ट्रक धू कर चल उठा, जिसके बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। मोटरसाइकिल में पेट्रोल फुल था ना, उम्र यही है ना। हाँ। जल्दी निकला उनसे, कहे तो कौन आ रहा है, देखता हुआ आ रहा। मोटरसाइकिल में पेट्रोल फुल था ना, उम्र यही है ना। हाँ। कोरोना ने वैसे तो कई मिसाल कायम किए हैं, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। याद करिए, जब शराब की दुकानें खुली तो शराब पीने वालों ने शराब पीने की जैसी लगन दिखाई, उसने दुकानों को खाली कर दिया है। अब नया स्टॉक नहीं आ रहा है तो दुकानदार भी परेशान है कि बेचें क्या। कोरोना के डर में जीने वालों और लॉकडाउन की उलझनों में वक्त काटने वालों के चेहरों पर मुस्कान ले आई थी शराब प्रेमियों की ये तस्वीरें। दिन भर की तस्वीरों के बाद शराब की चाहत में लगी लाइन को लेकर बने मीम्स, जोक्स और सोशल मीडिया के संदेशों में कई सवाल थे, तंज थे और चुटकियां थी आदमी की मानसिकता पर। शराब के शौकीनों को मजे मजे के लिए इकोनॉमी वॉरियर्स तक बुलाया जाने लगा। शराब के लिए लोगों की छटपटाहट की हदें भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ टूट गई, जिसने सरकारों को भी चौकन्ना किया। लेकिन ऐसा लगता है कि वो वाकिफ थी इन हालात को लेकर। शराब प्रेमियों ने शाम के अपने इस जुगाड़ के लिए सारे जतन कर डाले और इसी के साथ कर दिया एक ऐसा कांड जो अब शराब के ठेकेदारों पर भारी पड़ रहा है। घबराने या चौंकाने जैसी कोई बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं किया है, बस शराब ही खरीदी है। लेकिन ये खरीदी अब शराब ठेकेदारों के लिए गुनाह जैसी हो गई है। चलिए पहेलियां बुझाना छोड़कर सीधे मुद्दे पर आते हैं। असल में शराब के शौकीनों ने पिछले 40 दिनों यानी लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण को मिलाकर जो भी बची शराब रखी थी, उसे महज 4 दिनों में ही शराब के शौकीनों ने साफ कर दिया और सरकार को पहले दिन ही 300 करोड़ राजस्व कमाने का मौका दे दिया। शराब की ये कमाई सरकार के लिहाज से तो बेहतर रही, लेकिन समस्या अब दुकानदारों के सामने है, क्योंकि उनकी दुकानें खाली हो चुकी हैं और नए कोटे की शराब मिलने के आसार नहीं हैं। वजह दुकानों के रिन्यूअल का मामला अभी उलझा हुआ है। राजधानी लखनऊ में जब एबीपी गंगा शराब के इस मामले की पड़ताल पर निकला तो सब कुछ साफ हो गया। स्टॉक नहीं है तो बेचेंगे क्या? जो स्टॉक था वो हमने सब बेच के ख़त्म कर लिया अपना पूरा। स्टॉक आ ही नहीं रहा, अब स्टॉक आ नहीं रहा पीछे नया बेच, लेकिन उसका जो नया जब होगा, जब नया रिन्यूअल होगा या फिर नया जिनको नया ठेका जिनको मिलेंगे उनके लिए होगा ना वो चीज़ें। हमने तो हमारा तो ख़त्म हो गया ना इसके। स्टॉक खाली होने से ठेकेदारों के सामने एक बड़ी दिक्कत रेवेन्यू की भी है। कारोबारियों का कहना है कि सरकार कोटे पर रेवेन्यू लेती है, जबकि कोटा है भी नहीं और आने में भी दिक्कत है। हमारे यहाँ कोटा बांधा हुआ है,
देसी में कोटा बंधा है, अंग्रेजी में कोटा बंधा है। जो कोटा बांधा गया और बियर में कोटा बांधा गया है। लॉकडाउन है, पब्लिक आ नहीं रही है, रोलिंग में पैसा नहीं आ रहा है, दुकानें लोगों की बंद हैं। हमारा सिर्फ एक मत है सरकार से कि सरकार को हम पूरा सहयोग दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जो है सिर्फ हमारा कोटा सिस्टम खत्म कर दे, जो एक्चुअल सेल आए उसका राजस्व हमसे लेते हैं। दुकानें कब तक खाली रहेंगी ये भी साफ नहीं है। ऐसे में सरकार को रियायत करते हुए वास्तविक बिक्री पर रेवेन्यू लेना चाहिए। समूचे प्रदेश में शराब की 50% दुकानें या तो बंद हैं या स्टॉक की कमी के चलते ऐसे ही खाली पड़ी हैं। बात अगर यूपी की करें तो प्रदेश में देसी शराब की 14,315 दुकानें हैं, अंग्रेजी शराब की 5,768 और बियर शॉप की बात करें तो 5,038 संख्या है इनकी, जबकि मॉडल शॉप की संख्या 407 है। ये सभी आंकड़े जोड़ दिए जाएं तो उत्तर प्रदेश में कुल दुकानें 25,828 हैं। इसमें से मौजूदा सत्र के लिए यानी 2020 और 21 के लिए 21,501 दुकानों का रिन्यूअल हो चुका है। 1560 दुकान ई लॉटरी के जरिए आवंटित की जा चुकी हैं। लोग भले ही इसके लिए मध्य प्रदेश के फैसले का हवाला दे रहे हैं, जहां वास्तविक कमाई पर टैक्स लेने की बात की जा रही है, लेकिन शराब की बिक्री और अपने खाली खजाने को देखकर सरकार ऐसा कुछ करेगी इसकी उम्मीद कम ही है। हाँ, शराब के स्टॉक का न आना जरूर हैरानी भरा है, क्योंकि प्रोडक्शन की इजाजत पहले ही दे दी गई थी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। चमोली के गैरसैंण में ग्राम गैड़ के निवासी 55 साल के लक्ष्मी प्रसाद को एयरलिफ्ट करके देहरादून इलाज के लिए भेजा गया। दरअसल शख्स को अचानक खून की उल्टियां होने लगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने और परिजनों ने सीएचसी गैरसैंण में उपचार के लिए भेजा, लेकिन बीमार के स्वास्थ्य में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ। उसके बाद चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर किया। बीमार की हालत बिगड़ती देख विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी ने सांसद और मुख्यमंत्री से फोन पर बात की, जिसके बाद एयरलिफ्ट करके बीमार लक्ष्मी प्रसाद को देहरादून उपचार के लिए भेजा गया। वाराणसी के चेतगंज थाना इलाके में मोबाइल टावर पर चढ़े शराबी युवक ने जमकर बवाल काटा। युवक टावर के ऊपर चढ़कर नीचे कूदने की धमकी देने लगा। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई, तब जाकर युवक को कड़ी मशक्कत के बाद उतारा जा सका। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। कानपुर में लॉकडाउन का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए एक युवक ने दुल्हन के मां बाप समेत केवल 10 परिजनों की मौजूदगी में शादी रचा डाली। इस दौरान पुरोहित से लेकर दूल्हा दुल्हन तक मास्क लगाए रहे और दूल्हे संदीप के मुताबिक कोरोना से बचाने के लिए पीएम मोदी ने लॉकडाउन लगाया है, जिसका उन्हें पालन करना है और वो पालन कर रहे हैं। नहीं भैया बस। और आइए एएसपी हेलमेट लगाकर साइकिल से लोगों को जागरूकता का संदेश देने के लिए निकले। दरअसल पिछले कई सालों से औरैया में समाज सेवी रमेश कुमार प्रजापति अपनी अनोखी साइकिल से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उनसे प्रेरित होकर ही जिले के एएसपी उनकी अनोखी साइकिल पर लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए निकले। साहब ने गाड़ी चलाई है, आज हमारे अंदर इतनी खुशी की लहर है कि आपको क्या कितनी बता सकते हैं। और तो ये हेलमेट पहने साइकिल पर निकले एएसपी हैं और साइकिल पर सवार होकर इन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया है। और जो साइकिल थी वो विशेष तरह से सजाई गई थी, उस पर तख्तियां लगाई गई थी, छोटे छोटे जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए थे। हेलमेट पर भी बाकायदा नारे बातें लिखी गई थी जो संदेश दे रही थी। तो प्रदेश प्लस में फिलहाल इतना ही।